आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किसान आंदोलन का महत्व, जनजाति आंदोलन और समाज सुधार, जिसके अंतर्गत भील, उनकी प्रकृति और उनके चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें जरूर देख लें। तो देखेंगे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का महत्व। राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर जो इन आंदोलन का था बड़ा ही महत्व रहा था। किसान आंदोलन के कारण क्या हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में इनका महत्व था। भले ही ये इन्होंने क्या किया था, उस समय इनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, लोगों को शिक्षित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन ने क्या किया, शासकों और अंग्रेजी जो सरकार की जो दमनकारी नीति उसको क्या किया था, देश के सामने ला करके रख दिया था। यानी उसका जो असली चेहरा है वो क्या कर दिया था, इन्होंने उजागर कर दिया कि वास्तव में उनकी कथनी और करनी के अंदर कितना फ़र्क है और वो कितने क्रूर हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को ला करके देश के सामने, क्योंकि विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न जो नेताओं ने क्या किया था, विभिन्न स्तरों पर इस आंदोलन को क्या कर दिया था, बड़ा ही चर्चित बता दिया। यहाँ तक कि तो सीकर किसान आंदोलन की गूंज तो विदेश तक, यानी जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था उसमें भी, यानी देश विदेश में सब जगह इसकी क्या हुई थी, इस आंदोलन के बारे में लोगों ने जाना और अंग्रेजों का वो घिनौना रूप यहाँ पर देखा था, अंग्रेजों और जो स्थानीय शासकों का। राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया किसने, इस जो किसान आंदोलन है इसने क्या किया था, राजनीतिक चेतना के जो विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी अब लोग बड़े से बड़ा क्या त्याग करने को तैयार थे। जो संघर्ष की प्रवृत्ति है वो लोगों के अंदर यहाँ से आई थी और जो जन चेतना की भावना का भी बड़ा प्रभाव था। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग हर तरीके का बलिदान करने को तैयार थे, यानी किसी भी प्रकार के संकट में अब वो पीछे नहीं हटेंगे। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने और प्रजातांत्रिक शासन की भावना को क्या मिला, बल मिला। यानी इस किसान आंदोलन ने क्या कर दिया, किसानों ने जब देखा कि इस समस्या का मूल कारण क्या है, मूल कारण है सामंती व्यवस्था, तो अब किसानों ने क्या किया था, सामंती व्यवस्था को ही क्या किया था, समाप्त करने पर अपना जोर दिया था। तो इसी कारण और साथ में इन्होंने क्या किया, जो प्रजामंडल आंदोलन हुए, जो जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना की और उनके माध्यम से क्या किया, प्रजातंत्र की बात की, जिससे भी लोगों के अंदर इसकी पक्ष में माहौल बना और जो सामंती व्यवस्था उसके विरुद्ध माहौल बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसान और जनता के पक्ष में राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस ने भी क्या दिया था, समर्थन दिया था और जिससे किसानों के अंदर जो एक संगठित देश के प्रति भावनाएं पैदा हुई और उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण फिर बाद में जाकर के भूमिका अपनी अदा की थी। अगला जो हमारा पॉइंट देखेंगे वो है जनजाति आंदोलन और समाज सुधार, है ना। तो राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी क्षेत्र में भील निवासी, राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां निवास करती है, इसमें से अधिकतर जो जनजातियां दक्षिण क्षेत्र में, जिसमें भील मुख्य, जो मुख्य रूप से डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ के इलाके, इसमें भील क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर निवास रहते हैं। भील अत्यंत परंपरावादी जाति है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि भील अपनी परंपरावादी जाति, जो परंपराएं चली उसको अक्षुण्ण रखना चाहती, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, जो अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर के भी बड़ी सचेत रहती है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप क्या करती, स्वीकार नहीं करती। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ है, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, स्थानीय शासकों द्वारा, तो इन्होंने अपना क्या किया, विरोध प्रकट किया, यानी इन्होंने संघर्ष किया। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, चाहे फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो या शासकों के विरुद्ध। किसने भी इनके परंपरागत अधिकारों पर चोट करने के प्रयास किया, इनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर चोट की, तो इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया, यानी उन्होंने अत्याचार को सहन नहीं किया। सशस्त्र विद्रोह पर ये क्या आते, उतर आए थे। अगला जो इसमें देखेंगे वो भील, उनकी प्रकृति और चरित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भील भारत की प्राचीनतम जातियों में से क्या है, एक मानी जाती है ना। वैसे बहुत प्राचीनतम जातियों के अंदर मानी जाती है। हम इसका प्राचीनता का हम बात करें तो भील का उल्लेख कहाँ आता है, जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल के अंदर दंडकारण्य में जाते, तब एक श्रीवत नाम की एक जो भील स्त्री, उसने क्या किया था, राम को जो झूठे अपने बेर है वो बेर खिलाए थे एक। और इसके अलावा एक जो महाभारत का जो
आदि पर्व, उसमें भी एक कथा आती है जिसके अंदर एकलव्य नामक एक भील होता है जो क्या करता है, द्रोणाचार्य की जो मिट्टी की मूर्ति बना, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे भील होने के कारण उसे जब शिक्षा देने से मना कर दिया तो उसने उनकी मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु की जगह स्थापित करके धनुर्विद्या के अंदर क्या हो गए थे, बड़े पारंगत हो गए थे। बाद में द्रोणाचार्य ने अर्जुन के कहने पर उससे क्या कर दिया था, उस दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांग लिया था। लेकिन फिर उस शिष्य ने, क्योंकि भील जो तीर के अंदर क्या होता है, अंगूठा ही मुख्य होता है, लेकिन उस भील ने क्या किया, यानी एकलव्य निसंकोच भाव से वो काट करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में क्या कर दिया था, अर्पित कर दिया था। तो ये वो घटना है जब भील की उत्पत्ति की जो प्राचीनता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी और ग्रंथ कौन से, उनके अंदर भी हम देखेंगे। भीलों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है, जिसमें से एक किंवदंती को मैं आपको बताना चाहूँगा। इस किंवदंती के अनुसार जो भील लोग अपनी जो उत्पत्ति है ना, वो महादेव बिल्लू से मानते हैं। एक बिल्लू नाम का होता है, बिल्लू जो हम समझ लेते हैं, बिल्लू एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष होता है ना। तो ये किससे उत्पन्न मानते हैं, महादेव बिल्लू से। और ये कहते हैं कि एक बार महादेव जंगल में विचर रहे थे तो वहाँ उन्हें क्या मिली, स्त्री, जिसके सहयोग से उन्हें क्या हुई, अनेक संतानें उत्पन्न की थी। किसने, महादेव जी ने एक जो स्त्री मिली थी उसके सहयोग से बहुत सारी उसने क्या की, संतानें उत्पन्न की। और उनमें एक संतान अत्यंत क्या थी, कुरूप और कुमार्गी थी, यानी शकल से भी अच्छी नहीं थी और उसका आचरण भी कुमार्गी, मतलब उसका आचरण भी क्या था, सही नहीं था। तो उसने क्या किया, जो ये एक संतान जो कुरूप और कुमार्गी थी, उसने अपने पिता यानी जो महादेव का जो बैल था उसको मार दिया था। तो उसको मार दिया था, महादेव जी ने उसको क्या दिया, दंड दिया। दंड क्या दिया, उनको घर से निकाल दिया और घर से निकाल करके पर्वतों और पहाड़ों के अंदर भेज दिया। तो ये कथा मिलती है और कहा जाता है कि उसी की, इस कथा में कहा जाता है उसी के वंशज क्या कहलाए, भील कहलाए। और भील शब्द का जो एक अर्थ और मिलता है जिसका मतलब होता है बहिष्कृत। बहिष्कृत मतलब जातिच्युत, ठीक है ना, यानी जाति से निकाला गया व्यक्ति, तो ये अर्थ भी मिलता है। जबकि एक बाणभट्ट कृत कादम्बरी, बाणभट्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो साहित्यकार, उन्होंने कादम्बरी ग्रंथ लिखा, उसके अनुसार भील शब्द का उपयोग प्राचीन संस्कृत और अभ्रंश साहित्य में मिलता है। इसके लिए वो किसका उदाहरण देते हैं, साहित्य कौन से, कथा सरित्सागर में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी, सोमदेव ने। में भील शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम माना जाता साहित्यिक दृष्टि से। कुछ विद्वानों के मत अनुसार भील शब्द की उत्पत्ति भीला से हुई है ना। कई इसे बील से भी मानते है ना, व्हील सबसे मानते, व्हील से फिर भीलन ऐसा शब्द बन गया, सबसे हुई है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस भीलों को वन पुत्र या जंगली शिशु के नाम से क्या किया, पुकारा है ना। और एक अन्य किंवदंती के अनुसार भील किससे उत्पन्न हुए, महादेव से। जो कहानी क्या थी, कि कौन सी किंवदंती थी, जो मैंने अभी आपको सुना दी। कुछ भी हो, राजस्थान में भीलों का विशेष योगदान रहा है, यानी राजस्थान का जो इतिहास है वो भीलों के बिना क्या है, अधूरा है ना। भीलों ने ही क्या किया था, इस राजस्थान के जो इतिहास को क्या किया था, बड़ा ही समृद्ध बनाया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ के प्राचीनतम निवासी, आदि निवासी कौन थे, भील ही थे, है ना। प्राचीन लोग यहाँ के कौन थे, भील थे। आर्यों के आगमन से पहले भील यहाँ पर रहा करते थे और आर्यों के आगमन के बाद ही भील क्या हुए थे, अन्य क्षेत्रों के अंदर अपना प्रव्रजन कर गए थे। इसमें महाराणा प्रताप की सेना में भी अधिकांश कौन थे, भील थे। यानी प्राचीनता की बात देखें तो इन मूल निवासियों यानी भीलों ने क्या किया था, राजपूतों ने जो राज्य स्थापित किया, इससे पहले ये खुद इन बड़े बड़े इलाकों के अंदर क्या करते थे, शासन करते थे। और मेवाड़ राज्य की तो रक्षा में भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इससे पहले ही और विशेषकर हम देखते हैं महाराणा प्रताप की सेना, जो महाराणा प्रताप इन भीलों के सहयोग से ही क्या कर पाए थे, जो मुगल आक्रमण से मेवाड़ राज्य की क्या पाए थे, रक्षा कर पाए थे। यानी इसमें इन्होंने क्या किया था, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसी कारण तो जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें एक तरफ राजपूत है तो एक तरफ धनुर्धारी भील का चित्र, यानी राज चिन्ह में भी भील को क्या किया गया, शामिल किया गया है। वास्तव में ये एक बहुत ही सरल और निश्चल जाति और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा वर्ग, यानी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभार तो इनको क्या करना, 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी ये बहुत अच्छी जाति है। अच्छी कैसे,
परंतु इन सब के बावजूद भील एक साहसी है, यानी कभी भी क्या करता है, किसी मामले से ये डरपोक नहीं है और वफादार है, यानी जो कहते हैं उसको क्या करते हैं, उस वचन को क्या करते, पूर्ण करते, दगेबाजी नहीं करते। इनके मुख्य हथियार क्या, तीर कमान। जो व्हील शब्द हमने देखा था, उस व्हील का मतलब ही होता है तीर कमान, जिसको कोई बिल्लू कहते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम इसको देखने को मिलता है। वे अपने रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति बहुत अधिक सजग है, यानी उनके प्रति जागरूक रहते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। उनका उल्लंघन करना उन्हें रुचिपूर्ण नहीं लगता, इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो अपना जो चल रहा है उसको चलाना ही पसंद करते, बाहरी किसी व्यक्ति का उसमें इंटरफेयर पसंद नहीं करते। यही कारण है कि जब किसी कानून के द्वारा उनके रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन हुआ तो उन्होंने सदैव इसका प्रतिकार यानी क्या किया, विरोध करने का प्रयास किया था ना। पहले तो जब हुआ ही नहीं, लेकिन जब अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कुछ इनमें परिवर्तन करने का प्रयास किया तो इन्होंने अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। उदाहरण के रूप में 18वीं शताब्दी में उन्होंने मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया है ना। जब मराठों ने इनके रीति रिवाज और परंपराओं के अंदर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो इन्होंने मराठों का क्या किया था, विरोध किया था। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध किया। जो मैंने बताया, ब्रिटिश सरकार ने इसमें जब सामाजिक सुधार और आर्थिक रूप से इनको नियंत्रण में लाने का, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनको बिलों को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया था, विरोध किया था। ये अन्य बात ही कर्नल जेम्स टोड की, जो उस समय यहाँ इस क्षेत्र के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने बहुत सफल कूटनीति के परिणाम स्वरूप 12 मई 1825 को भीलों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हो गया था, जिसके कारण इनके बीच में जो चल रहा झगड़ा था वो झगड़ा समाप्त हो गया। इस समझौते में क्या था, समझौते के अनुसार भीलों की ओर से यह आश्वासन दिया गया वे चोर, डाकू और ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं को कभी शरण नहीं देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो इस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद इस कर्नल जो जेम्स टोड है उसकी क्या की कूटनीति के कारण क्या हुआ था, भीलों के साथ समझौता हुआ था। यानी इसी के बाद भीलों पर अंग्रेज अपना क्या रख पाए थे, नियंत्रण स्थापित रख पाए थे। आखिर समझौते के माध्यम से ही, न कि अपने जो धमकी या फिर अपने हथियारों के या धौंस के बल पर इन पर अधिकार नहीं रख पाए थे। अब हम देखेंगे जो जनजातीय आंदोलन हुए राजस्थान के अंदर, जो जनजातीय और समाज सुधार आंदोलन हुए, उन आंदोलन के अंदर देखेंगे गोविंद गुरु और उनका भगत आंदोलन। राजस्थान के अंदर जो जनजातीय आंदोलन में दो महत्वपूर्ण आंदोलन है, एक तो गोविंद गुरु का भगत आंदोलन, एक है मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। तो इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे गोविंद गुरु का भगत आंदोलन, भगत आंदोलन के द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य, और फिर अंत में हम देखेंगे मानगढ़ हत्याकांड। तो इसका पूरा विवेचन करेंगे और सभी घटनाओं के ऊपर बारीकी से सरसरी हम नज़र डालेंगे। तो आप सभी के साथ इस विषय को डिस्कस करते हुए मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा है। इसके अलावा जो इससे पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो वो सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन्हें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के ज़रूर देख लें। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोविंद गुरु। तो कहीं कहीं इनका नाम गोविंद गुरु और कुछ बुक्स के अंदर जैसे गोविंद गिरी भी मिलता है ना। जो राजस्थान बोर्ड की ये कक्षा 9th की बुक्स जो आई है राजस्थान से संबंधित है, उसके अंदर गोविंद गिरी नाम मिलता है। तो आपको दोनों को समानार्थी समझना है ना। तो गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो आंदोलन भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। अब ये क्या था, इसके बारे में हम पूरा विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा गोविंद गुरु के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गोविंद गुरु है वो डूंगरपुर राज्य के अंदर एक गांव पड़ता है, बांसिया गांव। बांसिया गांव के निवासी थे डूंगरपुर जिले के अंदर, है ना। बांसिया गांव की जाति के ये बंजारे थे, बंजारे कह सकते हो या बंजारा कह सकते हो, ये जाति के। इनका जन्म अगर हम देखें तो जन्म इनका हुआ है 1858 ईस्वी को, यानी 20 सितंबर 1858 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब ये सारी बातें इनके जीवन से संबंधित आपको बता दी। अब इनकी मुख्य घटनाओं की तरफ हम क्या डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। अगर इनकी मृत्यु देखनी है तो मृत्यु इनकी हुई थी 1920 के अंदर। कब हुई थी, 1920 में मृत्यु हुई थी। यानी इसका जीवन काल मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ आपको,
1858 से लगाकर 1920 तक रहे थे। अब इनकी प्रमुख जो घटना है उन घटनाओं के ऊपर हम क्या डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। तो गोविंद गुरु क्या थे, एक महान समाज सुधारक थे। यानी इन्होंने जो अपना काम किया था वो किस क्षेत्र में किया था, समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया था। यानी इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भील जनजाति है उसमें जो आई हुई जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को क्या करना था, दूर करना था। यानी भील एक ऐसा वर्ग है जो इससे पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ऐसे निर्धन है लेकिन सबसे शोषित वर्ग हम कह सकते हैं वो है, लेकिन बड़ा ही निश्चल वर्ग है, वफादार वर्ग है। तो इस वफादार वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए ही गोविंद गुरु ने क्या किया, इनके अंदर जो सामाजिक सुधार का क्या किया, प्रयास किया। तो गोविंद गुरु ने क्या किया, जिन्होंने भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान का क्या उठाया, बीड़ा उठाया। इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, एक सम सभा की स्थापना की। यानी उन्हें सामाजिक दृष्टि से संगठित करके मुख्य धारा में लाने, ये समाज से कटा हुआ वर्ग था तो इसको समाज के साथ में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। और इस लक्ष्य के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की, सम सभा की स्थापना कब करते हैं, ये 1883 के अंदर इसकी की थी। अब सम सभा का मतलब क्या होता है, ये एक राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संयुक्ता, प्रेम और बंधुत्व होता है। यानी इसका हम ऐसे ही कह सकते हैं, सम का मतलब संपत, संपत अपनी राजस्थानी भाषा का जो शब्द जिसका मतलब होता है एकता। तो जो सभी प्रेम भाव रखने वाले लोगों का क्या था, एक पारंपरिक एक संगठन बनाना था, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और इस सम सभा के माध्यम से इन्होंने सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए भीलों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे भीलों को इन्होंने कह दिया था कि आप शराब मत पियो, मांस मत खाओ। तो ऐसे इन्होंने क्या किया था, भीलों को जो नैतिक उत्थान किया। इसके अलावा भीलों को क्या किया था कि आप चोरी मत करो, डाका मत डालो, लूटपाट मत करो, आप मेहनत करो, खेती करो, मजदूरी करो। और इसको करके अपना और जो खेती मजदूरी या मेहनत करके अपना और अपने परिवार का क्या करो, पालन पोषण करो। यानी आप जो अन्याय नहीं करो, चोरी जारी ऐसा नहीं करो। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि आप गांव गांव में स्कूल खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, बूढ़ों को भी पढ़ाओ और ज्ञान का क्या करो, प्रचार करो, है ना। ये बहुत सारे थे। इसके अलावा इन्होंने जो परिवार और उनकी भील परिवार थे उनकी जो सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उनको बताया था किस तरीके से मेहनत परिश्रम करना, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी अपनी जो आय बढ़ाने के लिए कभी भी चोरी मत करो, है ना, यानी डकैती मत करो। इसके अलावा इन्होंने भीलों से कहा था आप जो सरकारी अदालतें हैं, ठिकानों आदि की, उनमें मत जाओ, अपनी जो पंचायतें बनाओ और पंचायतों के माध्यम से ही क्या करो, अपने जो विवाद है उन विवादों का क्या करो, समाधान करो। इसके अलावा इन्होंने स्वदेशी का उपयोग करने और अपनी ज़रूरत के लिए देश के बाहर बनी किसी वस्तु को क्या को काम में मत लो, यानी स्वदेशी का इन्होंने प्रचार किया, देश से बाहर बनी वस्तुओं का प्रयोग में लेने से मना किया था। तो ये वो कार्य थे जो इन्होंने भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए इन्होंने किए। किसके माध्यम से किए, सम सभा के माध्यम से किए। अब आगे देखेंगे, वो उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए इनको क्या की थी, भगत पंथ की स्थापना की थी। जो गोविंद गुरु के इन जो नियमों के आधार पर चलता था उसे क्या कहा जाता था, भगत। यानी जो उसका गोविंद गुरु के जो शिष्य थे उन शिष्यों को क्या कहा जाता था, भगत कहा जाता था। इसी के आधार पर इस पंथ की स्थापना भगत पंथ पड़ गई। क्यों? क्योंकि देखो हम देखते हैं 1813 के बाद भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को क्या दी गई, खुली छूट दे दी गई। तो ईसाई मिशनरियाँ क्या करती थी, इन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आकर के भोले भाले आदिवासियों को साम दाम दंड वेश या डरा धमका कर लोभ प्रलोभ आदि किसी भी तरीके से इनको क्या बना रही थी, ईसाई बना रही थी। तो इस कारण गोविंद गुरु ने क्या किया था, इन जनजातीय लोगों को जिन्होंने दलित बना दिया था, तो इनको उत्थान करके एक तो ईसाई धर्म का जो प्रचार है इनको रोक करके इनको अपने नियंत्रण में लेकर के हिंदू दायरे में, हिंदू पंथ के दायरे में लाया। और इन लोगों को कहा कि आप अपने को किसी राजपूत या ब्राह्मण से कम मत समझो। यानी इनको सामाजिक स्थिति को इन्होंने क्या किया, उठाने का प्रयास किया था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, भगत पंथ के माध्यम से इनको हिंदू धर्म के दायरे में लाना, यानी हिंदू धर्म से जोड़ने का इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। सम सभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा इस क्षेत्र के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन क्या हुआ, संस्थगित
उठा और उन्होंने भीलों को भगत भगत छोड़ने के लिए क्या किया जाने लगा, विवश किया जाने लगा। यानी जब भीलों के अंदर जो सामाजिक रूप से जब जागृति आई तो ये शासन को बड़ी सहन नहीं हुई, है ना। तो जब भी क्या हुआ, जब किसी भी क्षेत्र में लोगों के अंदर जागृति नहीं होगी तभी तो क्या होगा, शासन उन पर अपना मनमाने तरीके से क्या करेगा, शासन करेगा, उन पर अत्याचार करेगा। और जब लोगों के अंदर जागृति आ जाएगी तो फिर शासन की उतनी भी अत्याचार शोषण उन पर नहीं चलेगा। तो यही कारण है, वर्तमान में भी आप राजनीति के अंदर देख लो किस तरीके से लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, लोगों को दबा कर रखा जा सकता। हर बार गरीबी गरीबी करके लोगों से वोट एकत्रित किए जा रहे हैं, विकास के नाम पर वोट एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन विकास किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर ऐसा काम कर लेंगे तो फिर वोट किससे मांगेंगे। तो इसी कारण वैसा ही उस समय भी ये थे, शासन लोग क्या करते थे, अपने फायदे के लिए इनको दबा कुचाल कर रखना चाहते थे ताकि वो इनके ऊपर क्या कर सके, शासन कर सके। अगर इसमें जागृति आएगी तो फिर क्या करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। लेकिन गोविंद गुरु ने इनके अंदर जन जागृति ठोक ठोक कर भर दी थी। इसी कारण अब इन्होंने अपने अधिकारों के प्रति भी क्या हुए, ये जागृत हो उठे। और इस जागृति के कारण ही अंग्रेजों ने क्या किया था, या यहाँ के देसी रियासतों के जो लोग थे, जागीरदार शासक, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के ऊपर बड़ा दबाव डाला और दबाव डाल करके उन्होंने क्या किया, भीलों पर हमला करवा दिया था। अब जगह जगह के जो स्थानीय जागीरदार थे या यहाँ के जो राज्य के जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सोंत है, पाल है, ऐसे जो राज्य थे, इन्होंने क्या किया, इन भीलों को जबरदस्ती इनको क्या किया था, भगतपन छोड़ने के लिए विवश किया गया। जो इनकी धूणी स्थापित की गई उनको अपवित्र किया गया, उनको नष्ट किया गया। और जो शराब इनकी जो न पीने की शपथ थी, तो शराब इनको ज़बरदस्ती शराब पिलाई जाने लगी और इनके साथ में बड़ा मारपीट होती थी। अमानवीय बर्ताव करके इनको कैसे भी करके इन पर दबाव डाला जाता था कि वो भगतपन को क्या कर दे, छोड़ दे। ये सारा काम इस क्षेत्र के अंदर चल रहा था। जब उन्हें बेगार एवं कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया, किसके लिए, इनको बेगार और कृषि कार्य के लिए भीलों को बाध्य किया गया। बहुत बड़ी क्षेत्र में जब काम होता था सबसे ज़्यादा इन भीलों को ही ले जाया जाता था पकड़ कर। और विशेषकर वो भील जो शहरों के नज़दीक रहने वाले भीलों की स्थिति क्या थी, बड़ी खराब थी। तो इसी कारण ये भील फिर क्या करते थे, उस क्षेत्र को छोड़ करके। तब भीलों ने क्या किया, इन शोषण के विरुद्ध अपनी क्या हुई, आवाज़ उठाई थी। जब इन्हें बेगार और कृषि कार्य के लिए इनको क्या किया गया था, बाध्य किया गया था। तो विशेषकर वो लोग जो क्या करते थे शहरों के नज़दीक, तो वो गांव के गांव इसके बाद खाली करके जाने लगे और कृषि भूमि जिस पर करते थे उनको भी छोड़ करके अब जो अंदरूनी वन क्षेत्र के अंदर जाने लगा। इसके अलावा जंगल में इनके मूलभूत अधिकारों से भी इनको क्या किया गया था, विवश। ये आंदोलन के कारण है जिनके लिए वो आंदोलन के लिए क्या हो गए, विवश हो गए थे। अब ये जंगलों से किसी भी प्रकार के कंदमूल या वनस्पति आदि को एकत्रित नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जलाने के लिए वो लकड़ी भी काट करके नहीं ला सकते थे। इसके लिए क्या करते, और नहीं अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि अधिकतर ये जो लोग अपने घर है वो क्या करते थे, जो लकड़ियों से बनाते थे, लेकिन अब उनके लाने की मनाही थी। अगर इसके लिए वो अनुमति लेने का प्रयास करते तो भी इसमें काफ़ी लंबा समय बाद इनको अनुमति देते और इतनी लकड़ी देते कि वो इनके लिए पर्याप्त नहीं होती थी। बाकी वनों के अंदर जो इसके पशु चारण करना आदि सब पर इनकी क्या कर दी थी, रोक लगा दी गई थी। यानी इनकी स्वतंत्रता, पहले ये स्वतंत्र रूप से थे, अब इनकी जो स्वतंत्रता के अधिकार उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और अब इनको ठिकाने के अंतर्गत ला लिया गया। और सारी वन भूमि वन अधिनियम बना करके जो अंग्रेज सरकार है उसने अपने अधीन कर ली थी। इसके अलावा अगर जंगल से कोई उन्हें चीज़ लानी थी उन पर इनको क्या देना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था। गोविंद गुरु के प्रयासों से इनमें शिक्षा का प्रचार होने लगा, इसके साथ साथ सुधार भी होने लगा। तो उदाहरण के लिए जब भीलों ने मद्यपान का प्रचलन कम होने लगा तो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा राज्य को आबकारी क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन राज्यों का जो मुख्य आय थी वो आबकारी से ही होती थी। अधिकतर जो इनकी राज्यों की आय का भाग था वो आबकारी क्षेत्र से आता था। और ये कौन पीते थे, भील पीते थे। आज भी हम देखते हैं जब कोरोना काल चल रहा था तो सरकार से नेताओं ने भी सबसे बड़े शराब को खोलने की मांग की, क्योंकि अब ये जो जितनी गंदी चीज़ रखेंगे न समाज के अंदर तो उससे क्या होगा, उतने ही लोग बिगड़ेंगे, अपराध में वृद्धि होगी। तो सरकार को तो इससे क्या होती है, आय होती है। सरकार को रॉयल्टी, टैक्स और इससे जुड़े हुए कितने सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दबाव डालते, दबाव डाल करके ऐसा काम करवाते। तो उस समय क्या था,
भीलों का पहले अधिकार था तो क्या था, वो महुए के पेड़ से क्या जो शराब बनाते थे, अब वो उन पर रोक लगा दी गई इन शराब के ठेकेदारों के माध्यम से। यहाँ के जो बांसवाड़ा, कुशलगढ़ आदि जो देसी राजे, इन्होंने रोक लगा दी कि अब जो ठेकेदारों के माध्यम से जो बनी शराब ही पियेंगे, यानी देसी शराब नहीं बना सकते। इसके अलावा महुए के पेड़ को ये बहुत पवित्र मानते थे, उनकी लकड़ी को ये अपने पास रखते, लेकिन इस पर भी अब क्या कर दिया, रोक लगा दिए। उसे नहीं काट सकते, उससे किसी प्रकार का संग्रह आदि नहीं कर सकते थे। तो जब गोविंद गुरु के कहने पर इन्होंने क्या किया, शराब ही पीना बंद कर दिया, तो इन राज्यों को बड़ा नुकसान हुआ। तो इन्होंने बड़ी क्रूरता पर उतर आए थे ये लोग, जबरदस्ती इन भगत जो थे भीलों के, जो इनको क्या करते थे, शराब पिलाते थे और इनके जो शिष्यों को इस पंथ को छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। यहाँ तक कि गोविंद गुरु को भी क्या कर दिया, यहाँ से जबरदस्ती इन्होंने बांसिया जो ग्राम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अंग्रेजों ने सुधार और संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की थी। जो भीलों के अंदर इस सुधार हो रहे थे, सुधार से बड़े संशयित थे। तो इन्होंने भीलों पर एक आरोप लगाते हैं कि भील क्या करना चाहते, भील तो क्या कर रहे थे, दमन है, शोषण है, अत्याचार है, उस अन्याय का मुकाबला कर रहे थे। तो अन्याय का जो मुकाबला करने के लिए, और इसके अलावा एक अपना जो ये वार्षिक अधिवेशन है, जो संत सभा का एक जो वार्षिक अधिवेशन होता है, वो हर साल क्या करते थे, मनाते। तो इसके कारण ये जो मानगढ़ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर हमेशा ये अधिवेशन चलाया करते थे। लेकिन इसी को, इनके एकटे होने और एकत्रित होने को ही अंग्रेजों ने क्या दे दिया, अंग्रेजों ने दे दिया कि ये भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि गोविंद गुरु के थोड़ा बहुत इसमें ये था भी, लेकिन उन्होंने पत्रों के अंदर स्पष्ट कहा था कि उनका उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं कि वो भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर क्या लगाया गया, ये आरोप लगाया कि ये क्या करते हैं, भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया, बड़ी जबरदस्ती अंग्रेजों पर क्या डाला, दबाव डाला, और दबाव डाल करके इनके माध्यम से क्या करवा दिया, वो अत्याचार करवा दिया, जिसका अभी हम वर्णन करेंगे। तो अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा पहले गोविंद गुरु को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में भीलों के बढ़ते दबाव के कारण इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया। तो रिहा करने के बाद में क्या हुआ, गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ ईडर राज्य के मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए, जो बांसवाड़ा और सत राज्य की सीमा के ऊपर स्थित है, वहां पर चले गए। क्योंकि गोविंद गुरु को बड़ा प्रताड़ित किया गया था इन इलाकों के अंदर। तो गोविंद गुरु को बाद में इनके राज्य से निकाल दिया गया। तो गोविंद गुरु को जब इनके राज्य से निकाला, तो अपने जो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये पहले इधर उधर घूम चुके थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे वहाँ के सामने जो शासक थे इनके विरुद्ध थे, अपने राज्य से इनको निकल जाने को कहते थे, या इनके साथ में बड़ा क्या करते थे, बुरा बर्ताव करते थे। तो इसके कारण गोविंद गुरु क्या थे, यहाँ से चल करके फिर मानगढ़ की पहाड़ी पर आ गए थे। और हमेशा ऐसा आज से नहीं है, 1903 से ऐसा क्या कर रहे थे, अपना इस पर सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। यानी इसका जो संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है मानगढ़ की जो पहाड़ी, उस पर 1903 के अंदर आयोजित किया गया था। उसके बाद ये प्रतिवर्ष इस तरीके का क्या करते थे, अधिवेशन यहाँ पर आयोजित करते थे। तो इस बार भी अब जो समय चल रहा है, इस समय भी इन्होंने क्या किया था, जो हर वर्ष इनका आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होने वाला जो संत सभा का अधिवेशन, वो इस बार भी इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आयोजित किया था। अब इसी को लेकर के भील लोग यहाँ पर क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने तो वहाँ क्या कर दिया, चल करके लाशें ही बिछा दी थी भीलों की, और कैसे बिछे इसके बारे में अब भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि इधर यहाँ के जो राजा और सामंत जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सूत आदि के थे, वो शक्तिहीन थे, उनके पास इतनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को भड़काकर भीलों का क्या करवा दिया, कत्ले आम करवा दिया। अब देखते हैं आगे। अक्टूबर 1913 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, अक्टूबर 1913 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, जो क्या किया था, कौन सा राज्य, यहाँ से ध्यान से सुन लेना, इस राज्य को आपको ध्यान रखना। किसने, गोविंद गुरु ने क्या किया था, अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु ने अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा था। जब गोविंद गुरु को कहीं नहीं टिकने दिया गया, विभिन्न राज्यों ने उनके जो शिष्य थे उनको प्रताड़ित किया गया, तब गोविंद गुरु यहाँ आ गए थे इस पहाड़ी पर, और वहाँ अपना धूना वगैरह स्थापित करके अपने शिष्यों से कह दिया था, संदेश भेजा था कि वो मानगढ़ की पहाड़ी पर
आ जाएं और वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना धूना जमाएंगे और वहाँ पर जो भी अपना जो धार्मिक कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को क्या करेंगे, ये संपन्न करेंगे। तो उसके इस तरीके के संदेश के कारण भीड़ बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होने लगी, यानी भीड़ भारी संख्या में हथियार लेकर के, हथियार, राशन पानी आदि लेकर के इसके ऊपर एकत्रित हो गए थे, है ना। तो अब जब भीड़ यहाँ बड़े आसपास के क्षेत्रों से जब यहाँ पर एकत्रित होने लगे, तब इधर जो आस पड़ोस के राज्यों को जब शंका होने लगी, तब शंका के कारण क्या किया गया था, जो बांसवाड़ा राज्य ने क्या भेजा था, ऊपर भीलों की क्या स्थिति हो रही है उस स्थिति की जानकारी के लिए 2 सिपाहियों को भेजा गया था, है ना। तो 2 सिपाहियों को भेजा गया था। जब ऊपर गए थे तो भीलों ने इनके साथ में क्या कर ली थी, मारपीट कर दी थी, जिसमें से कहा जाता है एक सिपाही मारा गया और दूसरा जो नीचे आया था उसने फिर बहुत ही बड़ा चढ़ा करके क्या किया, उस शासक को, बांसवाड़ा के शासक को क्या किया, उकसाया और उसने ये रिपोर्ट किसको भेजी थी, अंग्रेजों को भेजी थी। और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, सहायता प्रदान की थी। लेकिन गोविंद गुरु का जो एक लेटर प्राप्त होता है जिसके अंदर वो अलग ही बात कहते हैं, जिसमें गोविंद गुरु इस तरीके की किसी भी बात से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगाया गया, जबकि हम ऐसा हमने किसी को नहीं मारा है, नहीं किसी पुलिस वाले को मारा, नहीं हमने क्या किया, किसी के साथ में झगड़ा किया। इसके अलावा ये कहते हैं कि इन्होंने सूत के किले पर भी क्या किया था, हमला किया था। हालांकि ये हमला भीलों का असफल हो गया था, लेकिन गोविंद गुरु क्या करते हैं, इन सारी बातों को क्या कर लेते हैं, इनकार कर देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हमें फंसाने के लिए किया गया है ना। ये क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है और ये क्या है, झूठ है। लेकिन इस झूठ की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कहा जाता है कि इन जब सिपाहियों को पीटा गया, सूत के किले पर आक्रमण किया गया, तो इस कार्रवाई से सूत, बांसवाड़ा, ईडर और डूंगरपुर राज्यों को क्या कर दिया, अशोक ने इन्हें सतर्क कर दिया। ये सतर्क हो गए थे इन भीलों की कार्रवाई की और लगातार इन्होंने अंग्रेजों पर क्या डाला, दबाव डाला कि वो भीलों के विरुद्ध क्या करें, कार्रवाई करें। हालांकि जो यहाँ का अंग्रेज उस समय का अधिकारी था, उसका जो सहानुभूति इनके प्रति थी, उन्होंने कहा था कि भीलों की ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। तो वो पहले इस तरीके से क्या हो जाना चाहते थे, निश्चित हो जाना चाहते थे। लेकिन इनके दबाव के कारण बाद में क्या करना पड़ा, इनको भी राजस्थान का जो एजीजी के बाद में बात पहुंची और राजस्थान के एजीजी की स्वीकृति मिलने के बाद 6 से 10 नवंबर 1913 के बीच में, है ना। कब, 6 से, ये ध्यान रखना, 6 से 10 नवंबर 1913 के बीच में। और मेवाड़ भील कोर यानी जो मेवाड़ भील कोर कहाँ थी, जो खेरवाड़ा की सावनी थी, वहाँ जो एजीजी का क्या आया था, आदेश आया था। क्या आदेश आया था इसके पास में कि गोविंद गुरु को गिरफ्तार करें और एकत्रित एवं हथियारों से संगठित भीलों को क्या कर दे, वो तितर बितर कर दे। और इसके लिए बड़ौदा, गोधरा और अहमदाबाद से मशीन गजे और वहाँ से क्या बुलाई गई, फौज को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें ये तो कंपनियाँ थी 2, इसके अलावा 104 वेलेजली राइफल की एक कंपनी, इसके अलावा जो राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी और जाट जो रेजिमेंट है उसकी भी एक कंपनी मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच गई थी। अब वो यहाँ पर दिल दहलाने वाली जो घटनाक्रम होती है, ये बड़ी भयंकर होती है। और इस घटनाक्रम के अंदर क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी परिचित करवाया जाएगा। अब बात होती है कार्रवाई की, ये है 17 नवंबर की, ठीक है। सेना आती है 6 से 10 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। हालांकि इसके समय दोनों के बीच में बातचीत भी इससे पहले चलती है, जिसमें अंग्रेज सेना के जो अधिकारी होते हैं वो भी इनको समझाते हैं गोविंद गुरु को कि आप क्या करो, इस पहाड़ी को खाली कर दो, यानी आप तितर बितर हो जाओ। लेकिन गोविंद गुरु और ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ से तितर बितर हो जाएंगे तो ये राज्य हमारे क्या है, हमारे शिष्यों के साथ बड़ाई क्या करेंगे, आतंकित व्यवहार करेंगे। तो आप पहले हमें लिखित दे दो हमारे साथ समझौता करके कि ये इन हमारे शिष्यों को क्या करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, इनको जो ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं, इनकी धोनियों को नष्ट करते हैं और इनके साथ अत्याचार करते हैं, इनको घरों को जला देते, वो नहीं करें। तो इनमें दोनों में समस्या है, दोनों ही पहले चाहते थे, अंग्रेज और ये पहले चाहते थे कि ये पहले मानगढ़ की पहाड़ी खाली करके चले जाए।
जबकि गोविंद गुरु और भील चाहते थे कि अंग्रेज पहले वो उनका समझौता स्वीकार कर ले और उस पर क्या दे दे, स्वीकृति दे दे। लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो क्या हुआ, 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने क्या कर दिया, मानगढ़ की पहाड़ी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब देखो होता क्या है, जो मानगढ़ की जो पहाड़ी होती है उसकी पहाड़ी के सामने एक और दूसरी पहाड़ी होती है ना, उसके सामने एक दूसरी पहाड़ी जिस पर जो ये बड़ौदा आदि से क्या मंगवाई गई थी, जो तोहफे मंगवाई गई थी, मशीन गजे तो वहाँ इन्होंने तैनात कर रखी थी और वहीं उस पहाड़ी से गोले बारूद दागते रहे थे और इसके द्वारा बड़ी संख्या के अंदर भील मारे गए। एक तरफ तो दूसरी सामने की पहाड़ी से जो तोहफों से गोला बारूद दागे जा रहे हैं, मशीन गजों से गोलियां चलाई जा रही है, दूसरी पहाड़ी के जो नीचे अंग्रेज फौज जो तैनात थी वो पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर को आती, यानी चारों तरफ से, यानी कहीं भी आसमान भी इनके लिए खुला नहीं था, सब तरीके से इनको घेरते हुए ये ऊपर पहुंचे। इसने भी अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब क्या हुआ, भीलों में बड़ी भगदड़ मची और इसमें कहा जाता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में कितने भील मारे गए, 1500 भील इसके अंदर मारे गए थे, यानी बड़ी संख्या। ये तो सरकारी आंकड़ा, बाकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी और इससे लगभग कह सकते हैं 7 से 8 गुना ज़्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे और काफ़ी सारे लोगों को इसमें बंदी भी बनाया गया था। इस नरसंहार को कई इतिहासकारों ने क्या किया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया, यानी अधिक क्रूर बताया, इसे अधिक घृणित भी कह सकते इसको बताया। ये है वो एक तरफ मोतीलाल, इस साइड में जो है ये है गोविंद गुरु। अब देखते हैं इसका जो अंतिम कुछ लाइनें हैं उन लाइनों के बारे में। इस प्रकार भगत आंदोलन निर्ममतापूर्ण तरीके से क्या कर दिया, दमन कर दिया। यहाँ पर तो गोविंद गुरु ने, बाद में गोविंद गुरु और उनका जो मुख्य सहयोगी था जो पूंजिया धीरजी आदि, उन्होंने क्या कर दिया था, आत्म समर्पण कर दिया था और भी बड़ी संख्या में भीलों ने जो शेष रहे थे उन्होंने क्या कर दिया, आत्म समर्पण कर दिया था, है ना। तो ये बात जब भीलों के क्षेत्रों में पहुंची, है ना, तो उनमें भी बड़ी निराशा हुई। इसके अलावा कहा जाता 900 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चला गया। इसके अलावा अहमदाबाद, बड़ौदा, खेरवाड़ा और उदयपुर से जो सेना इनको घेरने के लिए लौटती हुई उन सेनाओं ने क्या किया, बड़ी संख्या के अंदर भीलों के जो क्षेत्र थे उनको जला दिया, उनके भीलों की पालें थी उनको जला दी, बड़ी संख्या में भीलों आतंकित किया था, गोलियां चला कर और निर्दयतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या करते हुए गए थे। तो इस तरीके से बड़ी निर्ममतापूर्ण तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, इस भील आंदोलन को इन्होंने कुचल दिया था। अब कुचलने के बाद में भील आंदोलन तो कुचल दिया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, इन जो गोविंद गुरु पर क्या चलाया गया, केस चलाया गया और केस के अंदर इनको क्या थी, फांसी की सजा हुई थी। हालांकि फिर एक अलग से अहमदाबाद के अंदर जो कोर्ट का गठन किया गया उसने इस मामले की सुनवाई की, तो उसने क्या किया, इसका आजीवन कारावास में बदल दिया। बाद में ये सज़ा 20 वर्ष की कर दी गई थी और फाइनल रूप से इनको 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। यानी धीरे जब अलग अलग सुनवाई हुई तो इनकी सज़ा क्या होती गई, कम होती गई और अंत में जो इनकी सज़ा कितनी कर दी गई, 10 वर्ष की सज़ा कर दी गई थी, है ना। तो ये जो 10 वर्ष की सज़ा की गई थी, ये भी बाद में 10 वर्ष की सज़ा भोगने के बाद इनको क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया। अब ये तो स्पष्ट है कि भीलों की कोई महती राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, जैसे कि अंग्रेजों और उस समय के वहाँ के तत्कालीन जो राजपूत राज्य उन्होंने कही थी कि भील क्या करना चाहते, जो भील राज्य की स्थापना करना चाहते। तो ये तो बात इनकी बड़ी झूठी निकली, क्योंकि गोविंद गुरु ने भी अपने जो लेटर लिखे अंग्रेजों के साथ उसने भी बताया कि उनका ऐसा कोई अंदेशा नहीं। ये तो सिर्फ भीलों के अंदर क्या करते थे, सामाजिक सुधार करना चाहते थे और सामाजिक सुधार करके भीलों में सामाजिक एकता, उनमें जो बुराइयां थी उनका नैतिक उत्थान करके सामाजिक एकता, उनमें शिक्षा का प्रचार, ये भी शासकों के लिए चुनौती बन गई। उस समय की आज भी हम देखते हैं, वर्तमान समय के अंदर शासन सत्ता इसी प्रकार की बनी हुई है और इसी प्रकार समस्याएं जड़ की तह तक बनी हुई है, उसको दूर करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि सत्ता का फायदा इसी में होता है कि लोग जागरूक नहीं रहे हैं, उनमें सामाजिक एकता नहीं है, वो बंटे रहे ताकि वो आराम से अपना शासन उन पर क्या करते रहें। गोविंद गुरु अहिंसा के पक्षधर थे और उसके जो पत्र उनमें भी दिखती है कि उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की। उन्होंने हमेशा आध्यात्मिक, कि मैं यहाँ सिर्फ मानगढ़ पहाड़ी पर
हम सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए एकत्रित हुए और हमारा विश्वास है कि हम भक्ति के द्वारा गुरु के सानिध्य में रहकर के ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए हम हमारा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, बाकी हमारी कोई महती आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उनकी जो शांत ध्वजा थी जिसे निशान कहते हैं, वो भी इस शांति का ही प्रतीक थी। इस आंदोलन के परिणाम बड़े दूरगामी हुए। ये तो हो गया, इसका दमन कर दिया, लेकिन इस आंदोलन के परिणाम बड़े दूरगामी सिद्ध हुए थे, जिससे क्या हुआ, भीलों के साथ साथ समाज के दूसरे वर्गों में भी चेतना हुई कि किस तरीके से जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उस अत्याचार के विरुद्ध दूसरे लोगों में संगठित होने लगे। और आगे चल करके जो यहाँ पर फिर किसान आंदोलन वगैरह चल रहे होते, उसमें भी इससे महत्वपूर्ण जो जागृति फैली थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी बाद में चल करके इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मोतीलाल तेजावत और एक ही आंदोलन के रूप में। धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। आज हम देखेंगे 20वीं सदी के अंदर हुए जो आदिवासी आंदोलन थे, उस आदिवासी आंदोलन के अंदर दूसरा आंदोलन देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम जो गोविंद गुरु और भगत आंदोलन उसको देखा था। आज के हम पार्ट के अंदर दूसरे आंदोलन यानी मोतीलाल तेजावत और उनके द्वारा चलाया गया जो एक ही आंदोलन उसको देखेंगे। दोनों ही आंदोलन एक ही जैसे थे, यानी ये क्या समाज सुधार के रूप में दोनों ही आंदोलन प्रारंभ हुए, और बाद में ये राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में ये दोनों ही क्या हो गए, परिवर्तित हो गए थे। हालांकि दोनों ही आंदोलन के बीच में किसी भी प्रकार का क्या था, संपर्क नहीं था, नहीं दोनों ही एक दूसरे से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, चाहे वो गोविंद गिरी हो चाहे मोतीलाल तेजावत हो, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था। लेकिन जो ये आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत ने किया था, ये जो गोविंद गिरी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है उससे प्रभावित था, यानी उससे इस क्षेत्र में क्या हुआ था, बड़ा ही जो जनता के अंदर जन जागृति आई थी। इसी कारण यहाँ की जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और इस आंदोलन को नेतृत्व जो प्रदान किया था वो मोतीलाल तेजावत ने प्रदान किया था। ठीक है, थोड़ा सा हम एक मोतीलाल जो तेजावत जी है इनके बारे में पहले आपको जानकारी प्रदान कर दें, इसके बाद हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, आगे प्रारंभ करते हैं। तो वैसे मोतीलाल जो तेजावत हैं ये कहाँ के थे, यहाँ के अंदर एक ठिकाना था कोलियारी के रहने वाले थे, है ना, जो उदयपुर के अंदर जो झाडोल ठिकाना पड़ता है, झाडोल ठिकाने के अंदर एक गांव आता है, वहाँ कोलियारी के एक ओसवाल बनिया थे, है ना, वहाँ के। और ये क्या किया करते थे, झाडोल ठिकाने के अंदर की भी क्या करते थे, कामदार का काम करते थे। हालांकि बाद में इनका क्या होता है, जो जागीरदार के साथ में यहाँ का मतभेद होता है, इसके कारण ये ठिकाने की नौकरी छोड़ देते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये अपने परचून की दुकान का व्यवसाय करते हैं और विभिन्न मेलों के अंदर जाकर के तब वहाँ से इनका क्या होता है, भीलों से संपर्क होता है, और फिर ये क्या करते हैं, भीलों में समाज सुधार का काम प्रारंभ करते हैं। तो अब देखते हैं इसको शुरुआत से। अंग्रेजों द्वारा भगत आंदोलन कुचल दिए जाने के बाद भीलों का आंदोलन क्या हो गया, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। एक तरीके से क्या हो गया था, समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हो गया था। ये अपनी गतिविधियों में थोड़े समय के लिए इनको क्या आ गया था, ठहराव आ गया था। फिर भी भगत आंदोलन का जो प्रभाव है भीलों की राजनीतिक चेतना पर पड़ा। जो गोविंद गुरु ने चलाया था उनसे भीलों के विचारों में, उनके अंदर जो शिक्षाओं में बहुत बड़ा प्रभाव आया, और अब भीलों के अंदर एक जागृति आई, जन चेतना जगी कि भाई हम अत्याचार का क्या करें, प्रतिकार करें। लेकिन भीलों के विरुद्ध जो सरकारी नीति जारी रही, यानी जो सरकार की जो दमन की नीति है वो निरंतर भीलों के प्रति जारी रही। यानी सरकार ने जो अपनी नीति है उस नीति में क्या किया, कोई बदलाव नहीं किया था, और भीलों का इनको क्या किया, शोषण करते रहे थे। 1917 में भीलों व ग्रासियों ने महाराणा को पत्र लिख करके जो यहाँ ठिकाने आदि की दमनकारी नीति है वो और बेगार जो प्रथा, सबसे महत्वपूर्ण भीलों की समस्या इसी से थी, बेगार प्रथा, इनके प्रति अपना क्या जताया था, विरोध जताया था। लेकिन इस तरीके का इनका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी ऐसे पत्रों का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसके जो उलट क्या किया, जो अत्याचार और शोषण वो निरंतर क्या हुआ, बढ़ता चला गया था। 1921 ईस्वी में बिजोलिया जो किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने पुनः महाराणा को अत्यधिक
लागतें और कामदारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध क्या की थी, शिकायत दर्ज करवाई थी। और जो बिजूलिया ठिकाने के अंदर चल रहा था किसान आंदोलन, जिसके बारे में आपने नहीं जाना तो इसका वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। तो इस आंदोलन ने भीलों को क्या किया, बड़ा ही क्या क्रोधित कर दिया था। किसने, जो बिजूलिया वाले आंदोलन ने। तो इस बिजूलिया वाले आंदोलन से भीड़ बड़े ही प्रभावित थे और इसके साथ साथ ही चल रहा था। और हम ऐसा कह सकते हैं जो ये इक्की आंदोलन और जो बिजूलिया किसान आंदोलन के नेता एक दूसरे के संपर्क में थे और ये साथ साथ ही दोनों आंदोलन इस क्षेत्र के अंदर चल रहे थे। लेकिन इनकी मांगों की तरफ जो मेवाड़ के महाराणा, उन्होंने किसी प्रकार का ध्यान है वो नहीं दिया और नहीं किसी प्रकार की लागतों में छूट की। और यहाँ के जो कामदार निरंतर अपना जो शोषण इनके भीलों के साथ में कर रहे थे, तो इससे भील बड़े ही क्या थे, दुखी थे। लेकिन जब भीलों ने इन सभी अहिंसात्मक जो प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, यानी इन्होंने मेवाड़ के महाराणा से मांग की लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया, तो भोमट के खालसा क्षेत्र के भीलों ने क्या किया, लागते और बेगार चुकाने से इनकार कर दिया। तब भीलों ने कहा हम किसी भी प्रकार की क्या करेंगे, कोई लाग बाग नहीं देंगे, बेगार आज से नहीं करेंगे। और करबंदी जैसा इन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1921 में इसने भीलों को मोतीलाल तेजावत का क्या था, नेतृत्व प्रदान हुआ था। किसने नेतृत्व प्रदान किया था, मोतीलाल तेजावत ने 1921 में इस नेतृत्व को क्या किया था, संभाला था। और इन्होंने एक अपने जो आंदोलन को नाम दिया था इक्की या इसको एक्का आंदोलन कहते हैं, जिसका मतलब होता है भीलों के अंदर जो एकता स्थापित करना। और इस आंदोलन का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्यों और जो जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण जो है उनके विरुद्ध क्या होना था, संयुक्त रूप से क्या करना था, विरोध करना था। तो ये इसी काम के लिए क्या किया था, इन आंदोलन को संगठित किया। तो यह मोतीलाल तेजावत ने भी भीलों को लगान व बेगार नहीं देने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। यहाँ पर मोतीलाल जो तेजावत जी थे, इन्होंने भी क्या किया था, मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा था, जिसमें कितनी थी, 21 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें 21 मांगे इन्होंने क्या की थी, लिखी थी। और इसी कारण इस 21 सूत्री मांगों को जो मेवाड़ पुकार है, उस पुकार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महाराणा को लिखा कि मेवाड़ की जनता ये पुकार करती है कि इन 21 मांगों को आप क्या करें, स्वीकार करें। तो इन्होंने भी मेवाड़ के महाराणा से मिलकर अहिंसात्मक तरीके से क्या किया था, जो इस मामले को सुलझाना चाहा। लेकिन जब महाराणा की तरफ से कोई आश्वासन, जब संतोषप्रद आश्वासन नहीं दिया गया, तब अब इन्होंने क्या किया, मोतीलाल तेजावत ने भीलों से कहा कि अब आप लगान न दें और किसी भी प्रकार की क्या करें, बेगार नहीं करें। यानी अब ये मामला हो गया था 1920 के अंदर जो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, उससे भी ये प्रभाव था। तब भीलों ने जुलाई 1921 के अंदर क्या किया, करबंदी आंदोलन चला दिया, है ना। करबंदी आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में एक करबंदी असहयोग आंदोलन इस क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया था, छेड़ दिया था। और धीरे धीरे यह आंदोलन अब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका बड़ा ही व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर हो रहा था। एक ही आंदोलन के नाम से विख्यात इस आंदोलन को आदिवासी या जनजातियों के राजनीतिक जन जागरण का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। यहाँ से जब इन्होंने क्या किया, बेगार करना और कर देना जब बंद कर दिया, तो इससे यहाँ पर एक नए तरीके से इसमें जोश आया और इनमें जन जागृति फैली। और भीलों ने क्या कर दिया, मरते दम तक अत्याचार का जो मुकाबला करने की यहाँ पर क्या ले ली थी, शपथ ले ली थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर हुई थी, है ना। तो और इसके अलावा बाद के अंदर इन्होंने भीलों ने मिलकर के क्या कर दिया, इन जो पहले तो ये क्षेत्र झाडोल वाले इलाके में, फिलहाल झाडोल के देखा देखी भोमट के क्षेत्रों के जो भील थे, उन्होंने भी भू राजस्व, लाग बाग और अन्य जो भी कार्य थे उनको बंद कर दिया और बेगार देना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बिना अनुमति से सब क्या करते, वन उत्पादों का भी इन्होंने क्या कर दिया, जो उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से धीरे 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 ये आंदोलन क्या हो गया था, राजनीतिक जागरण का इनमें प्रतीक बन गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब स्थितियां बदलाव होगी, यानी अब जब बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये फैलने लगा तो फिर क्या होगा, सरकार की तरफ से दमन चक्र चलेगा। तो उदयपुर के महाराणा ने तो क्या कर दिया, आदेश निकाल करके कह दिया भाई 50 से ज़्यादा भी लोग क्या करते, एकत्रित नहीं हो सकते। इसके अलावा जो मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर इन्होंने क्या कर दिया, 500 रुपये इनाम घोषित कर दिया। दूसरी तरफ डूंगरपुर के जो मारावल ने अपने क्षेत्र में आंदोलन फैल जाने के भय यानी डर से
क्योंकि जो गोविंदगिरी का जो भगत आंदोलन था मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में सभी प्रकार की जो बेगारें हैं वो क्या कर दी, डूंगरपुर के मारावल ने समाप्त कर दी। लेकिन ये बेगारें समाप्त कहाँ पर हुई थी, खालसा क्षेत्र में। हमेशा आपको बताता हूँ कि जमीनें दो प्रकार की थी। एक तो खालसा भूमि, जिस भूमि पर क्या होता था, शासक का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, यानी राज्य की प्रत्येक नियंत्रण में होती थी। दूसरी वो भूमि जिस पर जागीरदार का अधिकार था। तो खालसा क्षेत्र में तो ऐसी सुविधाएं मिल गई, लेकिन जागीरी क्षेत्रों के बिलों को ये सुविधाएं नहीं मिली। तो इसी कारण वहाँ के बिलों ने क्या किया, अब एकता स्थापित करके ये आंदोलन के रूप में संगठित हुआ। तो संगठित होकर के इसको जब तेजावत का नेतृत्व मिल गया तो आंदोलन अपने बड़े वेग से चला। और इसमें भूमर क्षेत्र के अतिरिक्त, यानी अब देखो जाडोल से प्रारंभ हुआ भूमर क्षेत्र में पहला, इसके अलावा भूमर के अलावा सिरोही है, गुजरात है, आदि क्षेत्रों में भी क्या किया, ये आंदोलन धीरे धीरे फैल गया था। यानी इसका क्या हो रहा था, धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसका जो प्रचार है वो निरंतर जारी था। अब क्या रहा, सरकार ने इस आंदोलन को क्या किया था, इसका कोई समाधान निकालने की बजाय अब सरकार ने क्या किया था, क्रूरतापूर्ण दमन करने का फैसला किया। तो अंग्रेजी सरकार ने अब क्या किया, दमनात्मक नीति अपनाई, है ना। दमनात्मक नीति में क्या था, 7 अप्रैल 1922 के अंदर, कौन सी तारीख ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1922 को ईडर राज्य के क्षेत्र में माल, कहीं कहीं इसको पोल भी लिखा मिलता है ना, तो माल या कहीं इससे पोल नाम लिखा मिलता है, नामक स्थान पर मेजर सटर के अधीन मेवाड़ भील कोर की क्या की, गिरफ्तार गोलीबारी की, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। यानी ये हुआ क्या था, जब अपने जो मोतीलाल जो तेजावत जी थे, उन्हें पहले तो उदयपुर के अंदर उनके ऊपर क्या कर दिया था, इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद जब वो सिरोही राज्य के अंदर चले गए थे तो सिरोही राज्य में उन्होंने आंदोलन को संगठित करने का जब प्रयास किया था, तो बाद के अंदर इनको सिरोही राज्य के अंदर भी क्या कर दिया गया, वहाँ से भी इसको निष्कासित कर दिया। उनके प्रति वहाँ सख्त नीति थी। तो ऐसी स्थिति में जब ईडर राज्य की ये माल या जिसे पोल भी कहते, इस स्थान पर जब आए थे तो उन्हें घेर करके उन पर क्या डाली गई थी, गोलीबारी कर दी। यानी एक तरफ तो सरकार क्या कर रही थी, इनके साथ समझौता करने का प्रयास कर रही थी, और दूसरी तरफ जब यहाँ पर ये आए तो इन पर क्या कर दी गई, गोलीबारी कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये बड़े ही आक्रोशित हो गए थे, है ना। ये लोग क्या हो गए, आक्रोशित, यानी इनके दोनों के बीच में जो समझौते की बात है वो बात भी अब नहीं बन पाई थी। इसको पढ़ने से पहले एक और हम घटना देख लेते हैं जो यहाँ के फोटो के अंदर दी गई, जो है नीमड़ा नरसंहार, है ना। कब हुआ था, 6 मार्च 1922, कहीं 7 मार्च भी लिखा मिलता है 1922, जिसमें अंग्रेजों द्वारा 1200 निहत्थे वनवासी बंधुओं की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब तो होता क्या है ना, जो मोतीलाल जो तेजावत, उनकी मांगे नहीं स्वीकार की गई थी और यह आंदोलन धीरे धीरे सिरोही, ईडर, पालनपुर, विजयनगर आदि राज्यों के अंदर क्या होगा, फैलने लगा था। तो तेजावत ने अपनी मांगों को लेकर भीलों का एक विराट सम्मेलन, जो विजयनगर राज्य, ये नीमड़ा का है, गुजरात के अंदर जो विजयनगर उस समय का राज्य था, उसके नीमड़ा नामक गांव के अंदर एक विराट सम्मेलन क्या किया था, आयोजित किया था। तो इस विराट सम्मेलन के कारण मेवाड़ और अन्य जो भी पड़ोसी राज्य थे, उनकी सरकारें भीलों के इस संगठित होने से बड़ी क्या होती, चिंतित होने लगी। तो इन सभी राज्यों ने मिलकर के इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी सेनाएं कहाँ भेज दी, नीमड़ा गांव भेज दी। तो यहाँ पर सेना ने सम्मेलन स्थल को घेर करके क्या करती, गोलीबारी कर दी, और इस गोलीबारी में 1200 ये जो निहत्थे वनवासी है वो गोलियों का शिकार बन गए, मारे गए। यहाँ तक कि मोतीलाल तेजावत के पैर में भी गोली लगी, वो घायल हो गए थे। बाद में उनको सुरक्षित स्थान पर ले गया, उनका इलाज किया, और इसके बाद मोतीलाल तेजावत से फिर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नज़रबंद हो जाते हैं, यानी वो फिर सेना के हाथ में नहीं आते, अब वापस ऊपर आ जाते हैं ना। तो यहाँ जैसे इन्होंने 7 अप्रैल की ये घटना 1922 को, अब इसके बाद निरंतर अंग्रेजों ने और जो यहाँ के जागीरदारों, उनकी सेना ने भीलों को क्या किया था, भीलों, गरासियों, इनको आतंकित करने का काम किया था। अब इसके लिए क्या हो रहा था, एक तो देखो 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इस दौरान क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की समस्या समाप्त हो गई। तो उन्होंने जो रियासतों के अंदर चलने वाले जो जनजातीय आंदोलन थे, जो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उस समय क्या हुए थे, प्रारंभ हुए थे, उनका अब क्रूरतापूर्ण दमन करने का क्या किया,
नीचे किया। तो इसके लिए उन्होंने दमन के लिए एक आक्रमणों की एक उन्होंने श्रृंखला बनाई थी, है ना, लोगों को आतंकित करने के लिए। तब मुख्य रूप से जो सिरोही के जो गरासिया क्षेत्र थे उनके लोगों को आतंकित करने का काम किया था, जिसमें उनके जो मुख्य गांव जैसे सियावा है, बलोरिया है, भूला है, नयावास है, वहाँ सैनिक आक्रमण किए गए, यानी वहाँ पर क्या की गई, गोलीबारी की गई, जिसमें काफ़ी सारे आदिवासी जो जान से मारे गए और सैकड़ों की संख्या के अंदर क्या हुए, घायल हो गए। उनके गांव के गांव क्या कर दिए गए, जला दिए गए, उनकी झोपड़ियाँ यानी जलाकर राख दी कर दी, उनको लूट लिया गया, है ना। तो इस तरीके से इनको भीलों के अंदर क्या किया गया, आतंक स्थापित किया गया। हालांकि आतंक के बाद भीलों ने समर्पण भी कर दिया था और समर्पण करके अब क्या कर दिया था, इन्होंने राज्य के साथ में बड़ा समझौता भी कर लिया था। अब दूसरी तरफ आगे की घटना देखते हैं, है ना। तो अब इस तरीके से इस दरमियान यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घूम रहे थे, है ना, गोविंद गुरु क्या कर रहे थे, इधर उधर क्षेत्रों के अंदर भूमिगत रह करके घूम रहे थे। और ये घटना भी हमने पढ़ ली थी 7 अप्रैल 1922 को ईडर के माल नाम स्थान मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कौर ने क्या की, गोलीबारी की। कुछ बुक्स में ये मेजर सटन का इसके बारे में भी लिखा है कि निर्मला हत्याकांड भी उन्होंने ही करवाया था। अब 3 जून 1929 को ईडर राज्य ने क्या किया, तेजावत को गिरफ्तार करके मेवाड़ सरकार को सौंप दिया था। अब यह घटना कुछ ये होती है कि जब मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार नहीं कर पाती है इन राज्यों की सरकारें, विभिन्न राज्यों ने इन पर इनाम घोषित करने के बाद भी, तब क्या करते हैं, गांधी जी की सलाह पर गांधी जी ने जो एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था मणिलाल कोठारी, जो हम आगे देखेंगे। तो गांधी जी की सलाह के बाद में 8 वर्ष तक ये भूमिगत होकर के तेजावत घूमते रहे, लेकिन मेवाड़, सिरोही आदि जो राज्य और भी थे आस पड़ोस के, ईडर वगैरह, इनकी पुलिस इनको पकड़ने में असफल रही थी। तब गांधी जी की सलाह पर इन्होंने क्या कर दिया, अपना सरेंडर कर दिया। 3 जून 1929 को ईडर राज्य के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ईडर राज्य ने इनको गिरफ्तार करके क्या कर दिया, मेवाड़ सरकार को सौंप दिया, है ना। किसको सौंप दिया, मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। बाद में मेवाड़ सरकार ने जो मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय का नाम था महाइंद्राज सभा, इसमें मुकदमा चलाया, इनको जेल में भी डाला गया। हालांकि बाद में निरंतर जो मणिलाल कोठारी का हस्तक्षेप रहा गांधी जी का, तो इनके बाद में इनसे लिखित समझौता लिया गया और लिखित समझौते के आधार पर, हालांकि तेजावत सिंह पहले तैयार नहीं हुए थे, जिसमें लिखा था आप किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाओगे और किसी भी प्रकार की सरकार विरोधी गतिविधियां नहीं करोगे, है ना। तो प्रारंभ में नहीं दिया, लेकिन बाद में मणिलाल कोठारी है, इनके जो सलाह पर क्या किया, तेजावत ने जो ऐसा आश्वासन लिखित रूप में दे दिया कि वो राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। और ये काम किसके माध्यम से हुआ था, गांधी जी के जो सहयोगी थे, जिनका नाम क्या था, मणिलाल कोठारी जी, है ना। सहयोगी श्री मणिलाल जो कोठारी है, उनके हस्तक्षेप से ये समझौता हुआ था और इस समझौते के द्वारा इनको छोड़ दिया गया। हालांकि उन्हें कहा गया कि वो भोमट आदि जो भील क्षेत्र है उनमें वो नहीं जाएंगे। 16 अप्रैल 1963 को तेजावत ने लिखित समझौते में इच्छित आश्वासन दिया था। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 63 नहीं है ना, क्योंकि 63 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। 1936 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर गलत है, ये थोड़ा इसको क्या करना, 63 की जगह ये गलत लिख दिया, ये है 1936 को इन्होंने तेजावत ने क्या किया, इसी तरीके का जो जैसा ये चाहते थे यहाँ के राज्य, उदयपुर राज्य, वैसा क्या किया था, इन्होंने लिखित में दे दिया था। ऐसा लिखित समझौता क्या कर दिया था, इन्होंने लिख करके दे दिया था कि वो अब ऐसा किसी भी प्रकार की क्या है गतिविधियां नहीं करेंगे, है ना। और 23 अप्रैल को इनको क्या कर दिया गया, इनको बाद में छोड़ दिया गया जेल से, ठीक है। तो ये घटनाएं थी। हालांकि काफ़ी सारे क्षेत्रों में ये फिर बाद में शांत रहे थे। उदयपुर राज्य ने 30 रुपये प्रतिमाह इनका भत्ता भी स्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने जब फिर भोमट क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो जनवरी 1945 में इसको फिर गिरफ्तार किया गया और अंतिम रूप से इन्हें क्या किया गया था, फरवरी 1947 के अंदर इनको क्या किया, जेल से रिहा किया गया था। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
मीणा जनजाति राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर पाई जाने वाली जनजाति है। ये राजस्थान की जो प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। मीणा जनजाति एक निष्ठावान कर्मठ जनजाति के रूप में मानी जाती है और जयपुर और इसके आसपास के जयपुर, दौसा आदि इन क्षेत्रों पर प्रारंभ के अंदर इन्हीं का राज हुआ करता था। लेकिन बाद में कछवा वंशीय शासक थे कोकिल देव ने क्या कर दिया था, यहाँ पर मीणाओं को पराजित करके जो आमेर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में मीणाओं द्वारा राज्य अपने हाथ से जाने के कारण इस क्षेत्र में क्या होने लग गए, इन्होंने लूटपाट मचा दी थी, यानी कानून व्यवस्था की जो समस्या खड़ी हो गई थी। तो इसके बाद में इस समस्या का समाधान करने के लिए आमेर के शासकों ने कुछ मीणाओं को जमीन देकर के जमींदार बना दिया। तो वो मीणा तो क्या कहलाए, जमींदार मीणा कहलाए। इसके अलावा बाकी जो रह गए उन्होंने भी उत्पाद जारी रखा। तो उसमें से कुछ मीणाओं को इन्होंने क्या बना दिया, चौकीदार मीणा बना दिया। इन्हें चौकीदारी का काम उन्हें क्या कर दिया था, सौंप दिया था। इस तरीके के करके जो कछवा वंश के शासकों ने क्या किया था, मीणाओं द्वारा की जाने वाली चोरी आदि को क्या किया था, उन पर रोक लगाई थी। लेकिन बाद के समय के अंदर इन शासक वर्ग द्वारा ही फिर निजी हितों के कारण मीणाओं के अंदर क्या दिया गया था, लूट मार की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया गया था। और कालांतर के अंदर अंग्रेजों के आगमन के बाद में इन मीणाओं ने इस क्षेत्र के अंदर लूटपाट, हत्याएं, चोरी डकैती आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। तो इन्हीं घटनाओं को लेकर के अंग्रेजों ने इस जो जनजाति है, इस जनजाति को जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया, यानी जराइम पेशा कौम घोषित कर दिया था। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो अब हम देखेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। तो इसकी भूमिका मैंने बता दी, आखिर ये समस्या क्यों खड़ी हुई थी। अब देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। 1924 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, मीणाओं को जराइम पेशा कौम यानी जन्मजात, जराइम पेशा कौम का मतलब ही होता है जन्मजात अपराधी जाति, यानी ऐसी जाति जो क्या है वो जन्म से ही क्या होती, अपराधी है ना। तो इस तरीके से ये इनके ऊपर बड़ा ही लांछन लगाया गया था। अब ये ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई भी जाति जन्म से ही अपराधी बन जाए, है ना, यानी माँ के कोख से अपराधी बनकर ही निकले, ऐसी जाति इनको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसी कारण जो मीणा जाति उनके स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन यानी रोजाना पुलिस थाने में जाकर के क्या देनी पड़ी थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। जो 12 वर्ष से ऊपर के जो भी मीणा स्त्री पुरुष थे उन्हें नजदीकी जो पुलिस स्टेशन में रोजाना जाकर क्या देनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। देखो एक तो ये मीणाओं के लिए सामाजिक दृष्टि से तो बड़ी क्या थी, अपमानजनक थी। इसके अलावा यहाँ पर रोज रोज हाजिरी देने के कारण मीणाओं की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि इनके आय के साधनों का तो वैसे ही अभाव था और जिससे आर्थिक स्थिति खराब थी। और ऊपर से जब रोजाना हाजिरी देने से थोड़ा छोटा मोटा ये काम कर लिया करते थे, वो भी काम करने का अब इन्हें क्या मिलता था, समय नहीं मिलता था। और वहाँ ले जा करके भी इनको बड़ा परेशान किया जाता था, हाजिरी लगवाने के लाइनों में लगवाना बड़ा परेशान किया जाता था। उनका बहुत बड़ा समय है वो वहीं क्या हो जाता था, व्यतीत हो जाता था। तो इस तरीके से मीणा जाति बड़ी इस समय संकट में स्थिति के अंदर थी। कब से, जब से जराइम पेशा कौम इसको घोषित कर दिया था। और जयपुर राज्य ने भी क्या किया था, राजस्थान में 1930 के अंदर जो जराइम पेशा कानून है, या जिसे कह सकते हैं हम जो जराइम पेशा अधिनियम, उसको क्या कर लिया था, लागू कर दिया था। तो इसको देखो प्रारंभ में किस किसने क्या प्रयास किया। तो इसके संबंध में कुछ लोग हैं जिसमें छोटू लाल जी है, महादेव है, जवाहरलाल आदि, इन्होंने मिलकर के क्या किया, मीणा जाति सभा की स्थापना की। इन्होंने मीणा जाति सभा की स्थापना किस लिए की, इनका मुख्य उद्देश्य था इस अपमानजनक कानून का क्या करना था, विरोध। कौन सा कानून था, जो जराइम पेशा अधिनियम, जिससे हम एक दूसरा नाम इसका दादरी अधिनियम के भी नाम से इसे जानते। तो इस कानून का इन्होंने क्या किया था,
विरोध किया, यानी इनको वापस लेने की इन्होंने मांग की, है ना। तो इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, मीणाओं के अंदर भी जन जागृति लाई और उनमें भी ये भरा कि इस अपमानजनक कानून का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इसके अलावा मीणाओं के अंदर उन्होंने जन जागृति के लिए क्या किया और आपराधिक प्रवृत्ति से क्या किया, दूर होने के लिए इनमें मीणाओं के अंदर शिक्षा के लिए प्रचार किया, ताकि क्या हो, शिक्षा प्राप्त करके मीणा लोग क्या कर जाए, इन अपराधी जाति से क्या हो, बाहर। इसके अलावा सामाजिक जो बुराइयों के विरुद्ध भी आवाज उठाई, मीणाओं के अंदर जो भी चोरी डकैती आदि की जो भी सामाजिक बुराइयां इनके अंदर थी, उनके विरुद्ध भी इन्होंने क्या उठाई, आवाज उठाई। यानी मीणाओं को नैतिक दृष्टि से क्या किया, इन्होंने एक अच्छी कौम बनाने का भी प्रयास किया। यानी दो तरफा ये प्रयास कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना। एक तरफ तो वो अपमानजनक कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किससे, जयपुर राज्य से और अंग्रेज सरकार से, और इनको समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीणाओं के अंदर शिक्षा का प्रचार करके उनमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब इसी समय होता क्या है, एक जो जैन मुनि थे मगन सागर जी, है ना, जैन संत से, उनकी अध्यक्षता के अंदर अप्रैल 1944 के अंदर जो नीम का थाना सीकर है, वहां पर क्या होता है, इन मीणाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है मीणा सुधार समिति। उस सम्मेलन के अंदर मुख्य रूप से इस जो जराइम पेशा जो इनको कौम घोषित किया गया, उन पर बहुत ही बड़ा विचार विमर्श हुआ और यहाँ पर जो संघर्ष करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें मीणा सुधार समिति नाम दिया गया। मीणा सुधार समिति ने अपने मुख्य रूप से 3 उद्देश्य सामने रखे थे। उनमें से एक उद्देश्य था इस जराइम पेशा कानून को क्या करना, समाप्त करना था। इसके अलावा जो मीणा जाति है उसमें भी क्या करना था, सुधार, उसमें जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को क्या करना था, दूर करना था। तो ऐसे इसने उद्देश्य रखे और इसीलिए इस जो मीणा सुधार समिति है उसने अपना एक सम्मेलन श्री माधोपुर, जो सीकर जिले के अंदर है, श्री माधोपुर, वहाँ पर अपना क्या किया था, सम्मेलन बुलाया था। और इस सम्मेलन के अंदर जो प्रारंभ के अंदर जो मीणा सुधार समिति गठन के समय जो लिए गए निर्णयों पर विचार किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जराइम पेशा जो कानून है उस कानून के विरोध में क्या किया था, प्रदर्शन किया था। यहाँ पर झाबरमल जी आदि को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया था। लेकिन यहाँ पर जो इस कानून के विरुद्ध क्या किया था, संगठित रूप से इन लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना प्रारंभ किया। अब देखते हैं अगला, ठक्कर बापा, जिन्हें हम पिछड़ी जातियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रयासों से जयपुर राज्य ने इस कानून को क्या कर दिया था, समाप्त। इस समय के जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, तो ठक्कर बापा सर मिर्जा इस्माइल से जाकर के मिले और उन्हें इस कानून के जो प्रावधानों के बारे में बताया और कहा कि कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में क्या, जिन्होंने कभी अपराध ही नहीं किया फिर भी उनको थाने के अंदर हाजिरी देनी पड़ती है, और इनमें कई तो बच्चे हैं और कई तो बच्चे और स्त्रियां बड़ी संख्या के अंदर हैं। तो इसके बाद में इनके साथ में प्रयास हुआ और प्रयास के बाद में जो जयपुर के जो प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, जयपुर राज्य में इस कानून को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से ये कब हुआ था, 4 मई 1946 की घटना है। तो इस तरीके से एक बार के लिए तो ये थोड़ा सा मामला क्या हो गया, ठंडा पड़ गया था। लेकिन ये कानून अभी भी बना हुआ था, यानी जराइम पेशा अधिनियम वो क्या हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। तो अब देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप थानों में अनिवार्य उपस्थिति की बाध्यताओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किंतु जराइम पेशा अधिनियम पूर्ववर्त यानी पहले की जैसा ही बना रहा, उसको खत्म नहीं किया गया। तो इसको लेकर के अब मीणाओं ने फिर से क्या किया, अपना एक सम्मेलन बुलाया था। और वो सम्मेलन कब बुलाया था, 28 अक्टूबर 1946 में बागावास के अंदर। क्योंकि मीणा ये चाहते थे कि ये पूरी तरीके से ये कानूनी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस विशाल सम्मेलन के अंदर 26,000 मीणाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। और ये मीणा कौन से थे, चौकीदार मीणा। जैसे कि हमने देखा जो मीणा सुधार समिति था उसका जो तीसरा उद्देश्य भी यही था, क्या करना था, जो चौकीदारी थी उसको क्या करना था, खत्म करना था, चौकीदारी कानून को। तो उसको खत्म करना था, लेकिन सरकार खत्म नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर चौकीदारी मीणाओं ने, जिसमें 26,000 मीणाओं ने भाग लिया था, उन्होंने क्या कर दिया, जो चौकीदारी है उसको स्वेच्छा से छोड़ दिया था। यानी जो चौकीदारी करने का इनका काम था उस काम को क्या कर दिया, इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। यानी इसमें चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से
अपने कार्य से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा देते ही क्या कर दिया था, जयपुर राज्य ने जो इनको दी हुई जमीन थी उस जमीन को क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, यानी राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में घोषित कर दिया। और इसी कारण इस दिन को क्या मनाते हैं, चौकीदार मीणाओं ने अपने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये बात ध्यान रखना, चौकीदार मीणाओं ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो 28 अक्टूबर 1946 को। क्यों मनाया था, क्योंकि इस दिन चौकीदार मीणाओं ने क्या कर दिया था, अपने चौकीदारी से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब जराइम पेशा कानून फिर भी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद में भी काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे ये लोग। और बाद में जब जाकर के जून 1947 के अंदर जब मीणा लोगों ने क्या कर देते हैं, जब भारत आज़ादी की पथ पर होता है तब ये क्या कर देते हैं, अपनी हाजिरी देना बंद कर देते हैं। तो पुलिस इनके साथ बड़ा सख्त बर्ताव करती है और एक बार फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। 1949 में राजस्थान, जो वृद्ध राजस्थान का गठन होता है उसमें जयपुर शामिल हो जाता है, फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, यानी कानून बना ही रहता है और मीणा लोग निरंतर क्या करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। तो इसके बाद में अनंत जो जराइम पेशा कौन 1952 के अंदर जाकर के खत्म हुआ, तब इनको क्या हुआ था, जो जन्मजात अपराधी जाति है यानी जराइम पेशा कौम का जो इनके ऊपर ठप्पा लगाया गया था, उससे क्या मिली, मुक्ति मिली थी। और इसके बाद में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सुधार के काम किए गए हैं और साथ साथ में मीणा जाति को बहुत सी आरक्षण आदि प्रदान करके बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। तो ये इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि किस तरीके से जो मीणा जाति के ऊपर इस जराइम पेशा कानून के कारण अमानवीय बर्ताव, अमानवीय और हम अपमानजनक बर्ताव किया जाता था और उसका संघर्ष कैसा था। तो इसमें इतना ही आज। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो प्रजामंडल के नेतृत्व के अंदर जो संपूर्ण आज़ादी वो किस तरीके से हुई उसके बारे में। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।